उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया है। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे और उसका एक लेक्चर हम पढ़ चुके थे, है ना। हमने बेसिक प्रॉपर्टीज हमने काफी डिटेल में इसकी डिस्कस करी थी। आगे की बात हम आज करेंगे, देखते हैं। तो मैं आपसे यहाँ मिलता हूँ डेली 6:15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6:15 PM। अभी तो डेली मिल रहा हूँ। सैटरडे अगर ज्यादा टाइम मिला तो सैटरडे को ज्यादा पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं ये बता देना मुझे जरा, ठीक है। आगे की बात करें जरा, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में हमने देखा था मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के हमने दो टाइप देख लिए थे कि भैया रिजिड और बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडीज होती हैं। फिर हमने इसमें ये भी देखा था कि रिजिड बॉडी में कौन कौन से टाइप हमारे, मतलब रिजिड बॉडी का डिस्कशन स्टडी कहाँ की जाती है। हमें जो डिस्कशन करना है वो उसका करना है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। डिफॉर्मेबल बॉडी में भी सॉलिड का और सॉलिड में भी स्टैटिक का, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। मतलब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो पढ़ने वाले हैं वो हम डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, वो भी जो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब जो इक्विलिब्रियम में है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है, रेजिस्टेंस बॉडी क्या होती है, सो हम क्यों इंपॉर्टेंट है, होता क्या है, एजम्पशंस क्या है, सारे एजम्पशंस डिस्कस कर लिए थे। सिर्फ एक एजम्पशंस मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने बोला था मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बाकी मैंने सारे एजम्पशंस भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है, ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक क्या होती है। और ये दो पॉइंट्स भी मैंने बोले थे आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखना। याद है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, ये पॉइंट्स भी डिस्कस हो गए थे। स्ट्रेस क्या होता है ये भी डिस्कशन हो गया था। स्ट्रेस कितने प्रकार के हैं ये भी डिस्कशन हो गया था। ये भी डिस्कस हो गया था कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। स्ट्रेन भी डिस्कस हो गया था, ठीक है। स्ट्रेन को मैं, लास्ट टॉपिक वही था मेरा, स्ट्रेन को मैं एक बार और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। लेट्स सी, देखो यार, देखो, अगर मैं बात करता हूं आपसे, मैंने बोला था अगर मेरी ये बॉडी है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने पी लोड लगाया, पी लोड लगाया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये दोनों तरफ मैंने पी लोड लगाया। और मान लेते हैं इसकी जो डायमेंशन है ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की ये डायमेंशन है, ठीक है सर। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच किया तो क्या हो गया मेरा, देखो ये ऐसे बन गई, ये स्ट्रेच हो गई, विजिबल है ये। चलो इसका मैं कलर बदल देता हूं, ये लो, ठीक है। मैंने इसको इस तरह स्ट्रेच किया तो ये ऐसे हो गई। हाँ, तो ये जो 10 सेंटीमीटर की थी वो कितनी हो गई अब, 12 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो डायमीटर मेरा 5 था वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आफ्टर अप्लाइंग दी लोड, लोड लगाने के बाद हुआ है ये कहानी, ठीक है सर। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, देखो दो स्ट्रेन निकलेंगे, एक निकलेगा अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। अगर मैं स्ट्रेन निकालूं, अगर मैं अलोंग द लेंथ स्ट्रेन निकालूं, तो मेरे स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन। ये वो कहानी है जो मैं कल डिस्कस कर लिया था, मतलब दोबारा आपको डिस्कस कर रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन कितने हुए लेंथ में, अगर मैं लेंथ की केस में बात करूं तो चेंज इन लेंथ कितना है, 10 था 11 हो गया, मतलब 11 माइनस 10 कर दिया तो 1 सेंटीमीटर का। और नीचे ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था, 10 ही था, तो 1/10 आ गया, 1/10, मतलब 10%। यस और नो, 1/10, और अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं फिर 10%, और 0.1, जो भी आप चाहो बोलना बोल सकते हो। इज इट क्लियर। तो ये तो होगी तुम्हारी अलोंग द लेंथ। अब अलोंग द डायमीटर अगर मैं निकालना चाहूं,
along the dia, देखो along the dia, along the dia। तो डायमीटर की बात करूंगा, सेम फॉर्मूला। पहले डायमीटर कितना था 5, फिर कितना हो गया 4, एक्चुअल 5, ये कितना हो गया 1/5। अगेन अगर परसेंटेज में चाहिए मल्टीप्लाई 100 तो 20%। तो ये अलोंग दी डाया, तो इसको बोलता हूं मैं लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलता हूं? लैटरल स्ट्रेन। तो अलोंग दी जो डाया आया वो मेरा लैटरल हो गया, या मैं अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल लिख देता हूं यहां पर पहले, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? अलोंग द लेंथ या अलोंग द एक्सिस जो स्ट्रेन आएगा दैट विल बी अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और बचे हुए बाकी सब क्या कहलाएंगे? यहां क्या था 5, रेस्ट ऑल लेटरल। इज इट क्लियर? ये होती है लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल की कहानी। ठीक है भैया, क्या कहानी क्लियर है? बोलो यहां तक कहानी क्लियर है? ये हमारी पुरानी कहानी जो हमने डिस्कस करी। चलो आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं। ये कहानी हमारी क्लियर होगी। अब क्या है, जरा मैं दूसरी आपसे बात करूं। जब मैंने तुम्हें स्ट्रेस पढ़ाया था, याद करो प्रीवियस क्लास में जब मैंने आपको स्ट्रेस पढ़ाया था तो मैं बोला था एक स्ट्रेस था नॉर्मल स्ट्रेस, था कि नहीं था? एक था नॉर्मल स्ट्रेस और एक था शियर स्ट्रेस। ठीक है, पिछली क्लास देख लेना जिन्हें नहीं देखी है। नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा था ड्यू टू फोर्स एक्टिंग, यहां तक दिख रहा है, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर टू द प्लेन या टू द सरफेस। ठीक है सर। अब इस केस में क्या आ रहा है? इस केस में क्या आ रहा है? स्ट्रेस ड्यू टू फोर्स which is parallel to the surface। ये कहानी भी क्लियर है। इस केस में मेरा नॉर्मल स्ट्रेस जो आ रहा था वो आ रहा था फोर्स एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इस केस में जो फोर्स आ रहा है वो पैरेलल टू दी सरफेस। बड़ी आसान सी कहानी थी, हमने पिछली क्लास में से करी। ऐसे स्ट्रेन की बात है, सेम तरीके की कहानी स्ट्रेन की है। स्ट्रेन के केस में क्या है, जरा ध्यान से देखो। स्ट्रेन भी मैंने बोला एक तो हो गया मेरा नॉर्मल स्ट्रेन, एक होता है शियर स्ट्रेन। जरा ध्यान से समझना इस चीज को, शियर स्ट्रेन होता क्या, जरा ध्यान से समझेंगे शियर स्ट्रेन क्या होता है। जरा ध्यान से देखो, ये रही मेरी बॉडी, देखो ये रही मेरी बॉडी। इस बॉडी पे अगर मैंने फोर्स लगाया पैरेलल इस तरीके से तो क्या होगा? ये तो वही रहा, ये वाला पॉइंट खिसक के यहां आ गया और ये वाला पॉइंट खिसक के यहां आ गया। चेंज इसी प्रकार से होगा। तो एक्चुअली वो चेंज कैसा हो गया, देखो ध्यान, और ये कहां चला गया? कुछ इस प्रकार से। और ये चेंज कितना है? इस चेंज को मान लेता हूं एक्स। यस और नो? क्या ये बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? मैंने इस बॉडी पे लगाया फोर्स, पैरेलल लगाया सरफेस के, और वो क्या हो गया, उसको ऐसे खिसकाया तो ये वाला जो एटम था यहां वाला वो यहां पहुंच गया, और यहां वाला कहां आ गया? यहां आ गया। ठीक है, तो इस केस में ये जो डिस्टेंस का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां पे भी हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये डिस्टेंस तो है ही, अगेन y ले लो जो भी है,
एच वाई जो लेना ले लो। अब शेयर स्ट्रेन क्या है, ये जो जिस रेट से हुआ है, ये जो एंगल है थीटा, दिस इज अ शेयर स्ट्रेन, दिस थीटा इज कॉल्ड अ शेयर स्ट्रेन। देखो ध्यान से, दिस थीटा इज कॉल्ड अ शेयर स्ट्रेन। समझ में आई बात? कोई पॉइंट यहां था, फोर्स लगा पैरेलली, वो पॉइंट खिसक के यहां पहुंच गया, ये पॉइंट खिसक के यहां पहुंच गया। ये जो थीटा है, दैट थीटा विल बी शेयर स्ट्रेन। अब ये निकलेगा कैसे थीटा, है ना, ये भी थीटा है, ये थीटा निकलेगा कैसे, देखो जरा, ये थीटा निकलेगा कैसे, बड़ा आसान है। हमने जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनने पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा है, और जो हिंदी मीडियम से उन्होंने पढ़ा होगा, कोण इज इक्वल टू चाप बटे क्या पढ़ा है, त्रिज्या। यही बात यहां हो रही है। एंगल ये रहा, देखो इसको मैं यहां बनाऊं जरा, देखो ऐसा था, ऐसा हो गया, ये ऐसा गया, है ना। इसको मैंने मान लिया है कर्व, स्ट्रेट, बट एक्चुअली वो कर्व है, ठीक है। तो मैंने इसको ये मान लिया, तो ये तुम्हारा एंगल हो गया, है ना, ये तुम्हारी रेडियस हो गई, ये तुम्हारा आर्क हो गया, खत्म, आर्च हो गया, खत्म हो गई यार कहानी। ये तो निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा भैया, थीटा इज इक्वल टू आर्क, कितना है आर्क, एक्स, और रेडियस कितनी है, y। कोई कहानी क्लियर? देखो यही लिखा होगा यहां पे, ये ही कहानी तो लिखी हुई है दोस्तों, कुछ अलग थोड़ी लिखा है। बोलो यस और नो। ये हो गया आपका शेयर स्ट्रेन। क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। शेयर स्ट्रेन इज मेजर ऑफ चेंज इन एंगल व्हेन पैरेलल फोर्स या shear stress is applied, when shear stress is applied the shape of the body change। इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में पूछी गई है कि जब शेयर स्ट्रेस की बात होगी शेप चेंज होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो, आगे जाके बताऊंगा, बट रिमेंबर दिस, जब भी शेयर स्ट्रेस लगेगा बॉडी पे, बॉडी का शेप चेंज होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई है, आगे बताऊंगा, है ना, आगे बताऊंगा, ठीक है। बट ये याद रखना, ये रहा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बता रहा है, कितने एंगल से डिस्टॉर्शन हुआ है। इनने अल्फा एक्स लिखा है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, बता, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, जब शेयर स्ट्रेन लग रहा है, जब शेयर स्ट्रेन आ रहा है, उसकी वजह से शेप चेंज होगा, बट साइज रिमेन्स कांस्टेंट। कोई चीज ऐसी है, मेरी बात देखो, ये ऐसा हो गया, शेप चेंज हो गया, साइज कुछ अंतर आया क्या, कोई अलग से मटेरियल थोड़ी ऐड हो गया, तो शेप विल चेंज बट साइज विल नॉट। इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने इसमें लिखी हुई है, आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ता है, आगे कहानी डिस्कस करते हैं। अब आता है नया वर्ड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि टोटल वॉल्यूम में से या ओरिजिनल वॉल्यूम में, स्ट्रेन क्या छोटा भाई समझ लो या बड़ा भाई समझ लो, छोटा ही समझो, ओरिजिनल वॉल्यूम में कितना चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? तो कितना चेंज आया ओरिजिनल वॉल्यूम से किसी वॉल्यूम में, दैट इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लिखा हुआ है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो
अब ये क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे इस कहानी को भी, इस कहानी को भी जरा ध्यान से देखेंगे। चलिए चलते हैं फिर से यहीं पर। ये क्या बता रहा है दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे। एक बात बताओ यार, अगेन यही बॉडी थी मेरी। अब इस बॉडी में अगर मैंने फोर्स लगाया था, चेंज हो गई थी, तो मुझे इस बॉडी का टोटल स्ट्रेन चाहिए। अगर मैं 2 डायमेंशन में कंसिडर कर रहा हूं तो टोटल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, और एक और जोड़ना है जेड भी। तो टोटल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, यही होता है ना। तो इससे मुझे इस बॉडी का टोटल स्ट्रेन मिल गया। सर ये कैसे पॉसिबल है, देखो एक और चीज बता रहा हूं, भले तुम किसी बॉडी में एक डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, लेकिन चेंज सब डायरेक्शन में आ रहा है। देखो ध्यान से, मैंने लगाया फोर्स एक्स डायरेक्शन में, लेकिन क्या वाई डायरेक्शन की चेंज नहीं आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे। और अगर तुम बोलो तो मैं ये क्यूब ले लेता हूं, चलो देखो ये ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने क्यूब। अरे यार ये क्या हो गया, अरे ये ले, अगर मैंने ये क्यूब लिया, ये रहा मेरा क्यूब, ये क्यूब है, यही है ना क्यूब। अब इस क्यूब में अगर मैं किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, मुझे बताओ तो क्या सिर्फ उसी डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे, चेंजेस तो तीनों डायरेक्शन में आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप फोर्स, इफ यू विल अप्लाई फोर्स any particular direction, any direction, strain will generate in all direction। अच्छा, क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्या नेचर सबका सेम होगा। नेचर मतलब ऐसा कि अगर जब मैंने इस पेन को खींचा तो ये इसकी लेंथ बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी, बट इसका डायमीटर बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। तो जिस डायरेक्शन में आपने टेंसाइल फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में चेंज बढ़ा, बाकी सब में कम हुआ। या उल्टा बोल दूं, जिस डायरेक्शन मैंने कंप्रेसिव लगाया उसमें कम हुआ, बाकी सब में बढ़ा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कम होगा कि बढ़ेगा, ये नहीं बोल रहा हूं, बट चेंजेस आएंगे। स्ट्रेन विल जनरेट, स्ट्रेन जनरेट होगा ही होगा, तो यही बात लिखी हुई है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो मैंने बात करी है जरा देख लें, याद रखना मैं इसको ईबी से नोट कर रहा हूं। इट विल बी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, या फिर इसको बोल सकता हूं टोटल स्ट्रेन। क्लियर है। अल्टीमेटली मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं, जरा ध्यान से आप देखें। देखो इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं। अगर मैं बोलूं एक्स डायरेक्शन में कितना वॉल्यूम चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वाई डायरेक्शन में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जेड डायरेक्शन में कितना चेंज आया, ये क्या है, चेंज है। चेंज को मैं ऐसे नोट कर रहा हूं, और ये बीजेड। तो ये क्या है, ये अल्टीमेटली स्ट्रेन ही तो है। देखो स्ट्रेन की फॉर्मूला तो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन, ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। क्या कहानी क्लियर है, क्या कहानी क्लियर है। चलो बढ़े आगे, इफ इट इज क्लियर। अच्छा ठीक है, अब एक यहाँ पे मैंने कहानी लिखी हुई है, जरा वो भी देख लें आप। ये कहानी ये बोल रही है दोस्तों कि अगर मैं एक क्यूब लूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक क्यूब लूं और उसको मैं पानी में मर्ज कर दूं, डाल दूं, तो एक पास्कल लॉ था कि इक्वल फोर्स लग रहा है, उससे स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। ध्यान से देखना, मैंने एक क्यूब लिया और उसको पानी में डाल दिया, तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो कम, उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, बट शेप चेंज नहीं होगा। देखो
देखो सर ऐसे कैसे हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो शेप क्यों चेंज नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें एक बूंदी का लड्डू दूं और बोलूं इस लड्डू को छोटा करो, तुम ऐसे दबा के चारों तरफ से दबा के उसकी साइज छोटा कर सकते हो, कर दोगे। लेकिन क्या उसको जब मैं तुमने चारों तरफ से दबाया, अगर तुम चारों तरफ से दबा रहे हो तो क्या वो लड्डू जो सर्कल है स्क्वायर फॉर्म में गोल है वो ट्रायंगल हो जाएगा या नहीं होगा दोस्तों। यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर अगर स्ट्रेसेस जो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, लाइक हो मतलब सेम हो, अगर ऐसा होता है तो उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, डायमेंशन बस चेंज हो जाएंगे। नो इफेक्ट ऑफ शेयर। अगर शेयर का इफेक्ट आएगा तो शेप चेंज होगा, जैसे कि हमने पीछे देखा है ना। और अगर शेप शेयर नहीं आ रहा है क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे फोर्स लग रहे हैं, तो ये चलो एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है आपको। क्वेश्चन देखो तो फॉर द स्ट्रक्चर एलिमेंट शोन इन फिगर, फिगर नहीं है इसका, चलो मैं फिगर अभी दे दूंगा आपको। एक फिगर भी है, मैं एक्चुअली इसमें शेप बन नहीं रहा था तो मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको। ये क्वेश्चन हमें ट्राई कर लेंगे आज या कल, इसको करेंगे आज ही कर लेंगे क्लास के लास्ट क्लास में, याद दिलाना ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, फिगर निकाल दूंगा मैं भी, इसको करते हैं। चलो अब मटेरियल्स प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हमने बिहेवियर देख लिया, स्ट्रेस देख लिया, स्ट्रेन देख लिया, शेयर स्ट्रेस भी देख लिया हमने, शेयर स्ट्रेन भी देख लिया, हाँ लॉन्गिट्यूडनल लेटरल भी देख लिया। अब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर देखेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, चलो आगे की बात करते हैं। अब मटेरियल्स प्रॉपर्टी देखो, इलास्टिसिटी की सबसे पहली बात, तुमने बचपन से नाम भी सुना होगा इलास्टिसिटी की ना, डेफिनेशन गलत पढ़ी है, ठीक है, ध्यान से समझना। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज द प्रॉपर्टी, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करे, वो उसकी एबिलिटी कहलाती है, ठीक है। इलास्टिसिटी कोई चीज कितनी खिंच रही है, दैट इज नॉट इलास्टिसिटी। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए पावर लगाए, ठीक है, ठीक है। तो जिनने गलत सुना तो याद रखिएगा, एबिलिटी टू रिगेन शेप इन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्शन, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, खिंचना इज नॉट इलास्टिसिटी, वो एबिलिटी जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड, ठीक है। उसके बाद आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है कि अगर रिमूवल ऑफ लोड हटा भी दिया जाए तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, है ना। तो मतलब इसमें क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। परमानेंट डिफॉर्म मतलब नॉट गेन ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। उसके बाद आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल नाम तो सुने होंगे। डक्टिलिटी को हिंदी में बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं। डक्टिलिटी क्या है अब बताओ, एनीवन, बच्चे हैं कि नहीं ऑनलाइन हैं, तो चलो कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं। डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी मतलब मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल को खींच के वायर बनाया जा सके, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, समझ नहीं बात, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको हम डक्टिलिटी। ऐसा मटेरियल जैसे कि एग्जांपल लो, कांच, कांच के वायर सुने हैं तुमने कभी, नहीं सुने होंगे, है ना। तो जैसे मटेरियल ऐसे ही मटेरियल से हम वायर बनाते हैं क्योंकि उनसे ही बना सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिनको मैं वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं या जिनसे मैं वायर बना सकता हूं उसको मैं डक्टिलिटी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को मैं डक्टिलिटी बोलता हूं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और डक्टिलिटी जो मेनली है, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ना, वो टेंशन रिलीज करते हैं,
मतलब टेंशन उन पे अप्लाई होता है, और ये वीक होते हैं शियर में। वीक काय में होते हैं? शियर में। ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो टेंशन में आराम से सह लेते हैं, तो मैं बोल देता हूं टेंशन में स्ट्रांग है, ठीक है, और शियर में वीक है। चलो, मेलेबिलिटी। अब जैसे डक्टिलिटी की मैंने बात करी थी कि उनको मैं वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, मेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इनको मैं काय में बना सकता हूं? शीट, थिन इनकी शीट बना सकता हूं पीट पीट के। ये हैमर है, तो हैमर के द्वारा, ये तुम्हारा हैमर हो गया, हैमर से इनको मैं थिन शीट में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। और तुमने देखा भी होगा, टिन हो गया, इन सब की तुम्हारी शीट बनती है। अब तुम हैमर से पीट रहे हो, अगर तुम हैमर से पीट रहे हो तो पीटने में कौन सा लोड आ रहा है? कौन सी टाइप का रहा है? कंप्रेशन। कौन सा आ रहा है? कंप्रेशन। तो यहां पे जब मैं हैमर की बात कर रहा हूं, मतलब मेलेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो ये स्ट्रांग हो गए काय में? कंप्रेशन में, ठीक है। अब बात करें ब्रिटल की। ब्रिटल मतलब जो लोड लगाने पे सडनली फेल हो जाए। कैसे फेल हो जाए? सडनली, मतलब कि फेल होने के पहले आपको कोई अलार्म ना दे। क्या नहीं करें? अलार्म ना दे। समझ में आ रही बात? ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल है जो फेल हो जाए और फेल होने के पहले अलार्म ना दें। मतलब कि जैसे ग्लास, ग्लास का एग्जांपल है कि भैया लोड लगाया, फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मुड़ेंगे 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 फिर फेल होंगे, ठीक है। तो ब्रिटलनेस फेल सडनली, सडनली फेल होते हैं। एग्जांपल है कंक्रीट, कास्ट आयरन, ग्लास। जितने भी मटेरियल ब्रिटल होते हैं वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होते हैं और वीक इन टेंशन होते हैं। मतलब कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कंक्रीट, इट विल बी अ ब्रिटल मटेरियल। इट विल बी अ ब्रिटल मटेरियल। और स्टील will be a ductile material. Steel will be a ductile material. अब जो कंक्रीट है ब्रिटल मटेरियल है, इसलिए स्ट्रॉन्ग काय में होता है? कंप्रेशन में, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। और डक्टाइल मटेरियल स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। ठीक है, ये रही तुम्हारी पूरी कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिटल भी हो गया सब। एक क्रीप, एक छोटा सा टॉपिक और बचा। क्रीप क्या होता है? व्हाट इज द क्रीप? क्रीप क्या है भैया? व्हाट इज द क्रीप? चलो देखो, क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर मैंने किसी बॉडी पे, किसी मटेरियल पे एक लोड लगा दिया, कांस्टेंट लोड। कांस्टेंट लोड मतलब कि लगा हुआ है, सेम लोड है और रखा हुआ है समय के साथ। एग्जाम्पल अपन बहुत पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन कि भैया रस्सी बंधी है घर के छत पे और उस पर कपड़े सूख रहे हैं, है ना। अब वो कपड़े सूख ही रहे हैं, लटके हुए हैं ऐसे, है ना। तो वो रस्सी धीरे 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 क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। और ढीली हो जाती है। अब तुमने कपड़े उतार दिए, क्या उसके बाद भी वो ओरिजिनल शेप पे आती है? नहीं आती है। उसके बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आती है। इसलिए मैं उसको बोलता हूं प्लास्टिक और परमानेंट डिफॉर्मेशन। किसकी वजह से आया? कांस्टेंट लोड। टाइम डिपेंडेंट है, एक चीज बोल दी। दूसरी चीज बोल दी, याद रखना परमानेंट डिफॉर्मेशन है। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस, कि वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, अब आता है हुक्स लॉ। अब आता है हुक्स लॉ। देखो, एक हुक अंकल थे, उन्होंने एक बढ़िया सा, उन्होंने एक बढ़िया सा
थ्योरम या लॉ या जो बोलना है बोलो, वो दिया था, देखते हैं क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू हिम, देखो ध्यान ध्यान से, उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस वो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। क्या बोला? जो स्ट्रेस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। क्या समझे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोबारा लिखता हूं। उन्होंने बोला जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। मतलब जिस रेट से स्ट्रेस बढ़ेगा उसी रेट से स्ट्रेन भी बढ़ेगा। जिस रेट से स्ट्रेस बढ़ेगा उसी रेट से स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ठीक है सर। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, स्ट्रेस को हम सिग्मा से नोट करते हैं और इसको एप्सिलॉन से नोट करते हैं, स्ट्रेन को। तो उन्होंने बोला अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है मुझे। देखो इसके लिए मैंने एक अच्छा एग्जांपल भी हमेशा देता हूं कि मान लो एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूं, सेम रेट का मतलब सेम वैल्यू नहीं होती है। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेम रेट का मतलब सेम वैल्यू नहीं होती है। एक कंपनी में आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूं। अब उस कंपनी में आपकी सैलरी मैं बोल देता हूं 50,000 रुपए, मेरी सैलरी 5,000 रुपए है। ठीक है, दिवाली आई, दिवाली पे बोल दिया भैया सबको 10-10% सबकी सैलरी बढ़ा दी। ठीक है, तो रेट जो है परसेंटेज वो तो सेम इंक्रीज हुआ, बट क्या वैल्यू दोनों की सैलरी बराबर इंक्रीज हुई? नहीं। आपकी 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ, मेरी 500 का इंक्रीमेंट हुआ। व्हाट एवर आई एम सेइंग। तो ये अंतर है। तो अब मेरी सैलरी कितनी हो गई? 5,500, आपकी हो गई 55,000। समझ आई बात? तो वैल्यू, अब दोनों को अगर मैं चाहता हूं कि सैलरी सेम हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? मेरी सैलरी में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी 5,000 थी, आपकी 50 थी, तो मेरी सैलरी में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी सैलरी के बराबर आ जाऊंगा। यस और नो? तो यहां पे बराबर लगाना है तो मैंने एक कांस्टेंट लिया, ये रहा वो कांस्टेंट, और ये तो बाकी सब तो है ही। ये जो कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट विल बी अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका दूसरा एक और नाम क्या है? यंग्स मॉडुलस। क्या नाम है? यंग्स मॉडुलस। यस और नो? ठीक है कहानी? ये थी पूरी कहानी। ये लिखा हुआ है यहां पे, देख लो। ये लिखा हुआ है, द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट। बस ये याद रखना कि जो हुक्स लॉ है ये काम करते हैं ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट। ये जरा याद रखने वाली कहानी। यस और नो की कहानी बता दो मुझे। यस और नो? यहाँ पे सिग्मा स्ट्रेस है, ई मॉडुलस वेलोसिटी है, एप्सिलॉन स्ट्रेन है। चलो आगे की बात करते हैं। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं आपसे डिस्कस करना है। ये है डेरिवेशन, मैं खुद ही कर देता हूं। देखो यहाँ पर, चलो नेक्स्ट। अब देखो, ये इतना तो आपको क्लियर हो गया, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस। ना होगी दिक्कत तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये तो बड़ा आसान सा बात है। आगे की बात सुनना। आगे की बात ये बोलती है भाई कि अगर, चलो सर ये तो आपने बोल दिया, मैंने आपकी बात को मान लिया। क्या बोल दिया मैंने? सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन ई हो गया, ई इंटू ई हो गया। ठीक है सर। तो अगर मैं सिग्मा आपसे पूछूं, सिग्मा क्या है? व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यही होता है क्या? यही होता है कि नहीं होता है? फोर्स अपॉन, अरे यार बताने बड़ा दिक्कत आता है इसको। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसको पी अपॉन ए भी लिख सकता, लिख दिया सर, कोई बात नहीं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है कि नहीं? कहानी कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं भैया? ठीक है सर, यही होता है। ये वैल्यू उठा के मैं यहां पर रख दूंगा, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन ए, ई को तो मैं एज इट इज रख दो और इसको चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे चाहिए यहाँ, ये क्या है? चेंज इन लेंथ, व्हाट इज दिस? एलोंगेशन, कितना एलोंगेशन हुआ? क्या है ये? एलोंगेशन आफ्टर अप्लाइंग द लोड, आफ्टर अप्लाई लोड, यही है। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूं मैं? डेल एल को यहीं रखो, बाकी को यहां ले जाओ, तो क्या हो गया? पी इंटू एल, ए इंटू, ये आ गया तुम्हारा एलोंगेशन। इसमें पी क्या है? अप्लाइंग लोड, अप्लाई लोड, ठीक है सर। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ, क्या है? ओरिजिनल लेंथ, ठीक है सर। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और क्या बच गया? डेल एल तो बता ही दिया मैंने, लिख देता हूं, डेल एल इज दी एलोंगेशन। ये हो गई पूरी कहानी क्लियर। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। ये है तुम्हारी पूरी इलोंगेशन की कहानी, जो मैंने तुमसे भी डिस्कस कर ली। अब कोई डाउट बचे हो तो मुझे बता दो। ओके, इज इट क्लियर? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं और बड़े सही सही टॉपिक की, बड़े डीप में घुसते जा रहे हैं हम धीरे धीरे, है ना? ये देखो आप, ठीक है। अगली बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब ये स्ट्रेन एनर्जी कौन सी चिड़िया का नाम है? मैंने बताया था हम डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं। जब मैंने उन पर लोड लगाया तो उनके अंदर आफ्टर अप्लाइंग द लोड जो एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट विल बी अ स्ट्रेन एनर्जी। देखो, इट इज द एनर्जी stored within the deformable body due to work done by the externally applied load। किसी बॉडी पर जब मैंने एक्सटर्नल लोड लगाया तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई उस वर्क करने की वजह से जो किया गया, उसी को मैंने स्ट्रेन एनर्जी बोला है, ठीक है। अब उसी के अंदर दो तीन टॉपिक आते हैं स्ट्रेन एनर्जी के अंदर ही। टफनेस क्या होती है, ठीक है, जरा देखते हैं। टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस बड़ी आसान है। टफनेस मतलब कि, अच्छा मुझे बताओ, मुझे चेक करना है कोई चीज टफ है कि नहीं है। टफ मतलब कठोर। मैं बोलूं देखा बाइसेप बन गया बेटा मेरे, तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ इम्पैक्ट लोडिंग। क्या है? समझ में आई बात? कि अगर मैं बोलूं कि मुझे अपनी टफनेस चेक करनी है तो दैट विल बी आ ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग, ठीक है। और वो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई थी, अगर मैं फेलियर के पहले तक की चेक करूं, जैसे कि मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ये गए ये गए ये गए, यहाँ फेलियर आ गया तुम्हारा। तो इसके पहले की जितनी भी एनर्जी स्टोर हुई है, मतलब ये एरिया ही ले लो तुम, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? टफनेस। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्मेबल बॉडी ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग इज कॉल्ड अ टफनेस। याद रखना भैया इस चीज, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले मॉडुलस ऑफ टफनेस और टफनेस कर्व, तो फिर ये एरिया तुम बता सकते हो। रिमेंबर दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट है।
एमसीक्यू में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। चलो, अब मॉडुलस टफनेस क्या है? अब जो तुम्हारी स्ट्रेन एनर्जी निकली है बॉडी की, अगर वो यूनिट वॉल्यूम की बात कर दो, तुम क्या बोल रहे हैं? ये था ये ऐसे कुछ होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, है ना? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये पॉइंट आ गया तुम्हारा फेलियर का, ये फेलियर का पॉइंट आ गया, तो नीचे आएगा ना, तो ये फेलियर का पॉइंट आ गया। तो इसके अंदर का जो एरिया है, ये तुम्हें टफनेस के बारे में बता रहा है, लेकिन इस एरिया में मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, जो भी एरिया होगा इस एरिया में वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो मुझे मॉडुलस ऑफ टफनेस मिल जाएगा। मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे ऐसे सवाल बहुत छोटे छोटे ही पूछे जाएंगे। तो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल द fracture point, failure point due to impact loading is called a toughness, and that area per unit volume is called a modulus of toughness. Is it clear? ठीक है, और एक और नोट मैंने डाल दिया कि जितनी ज्यादा टफनेस उतनी ज्यादा डक्टिलिटी जनरली, बट और वाइस वर्सा, जितनी कम टफनेस उतनी कम डक्टिलिटी। चलो ठीक है, ठीक है। अब आता है रेजिलियंस। ठीक है, ये वर्ड आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी कहीं पढ़े नहीं होंगे डिटेल में, तो मैं इसलिए आपसे डिटेल में ये सब डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, रेजिलियंस क्या होता है? अब अगर मैंने जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको बताया, यही था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, विद इन अप टू फेलियर या फ्रैक्चर पॉइंट गए थे तो मैंने उसको क्या बोल दिया था? टफनेस। और अगर मैं इलास्टिक लिमिट तक ही रहूं, यहां तक, तो मैं उसको बोलूंगा रेजिलियंस विद इन द इलास्टिक लिमिट। सेम चीज, स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, कहां तक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है, कहां तक? अप टू इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? वो पॉइंट है जहां तक तुम वो बॉडी पे लोड लगाओ और रिमूव करोगे लोड तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, दैट इज इलास्टिक लिमिट। वहां तक, उतनी जगह तक तुमने जो काम किया, जितना वर्क डन किया, जिसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई, और वो स्ट्रेन एनर्जी ही क्या कहलाएगी? रेजिलियंस कहलाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, है ना, ताकि आपको उतना ही पढ़ना पड़े जितना आपके काम का है। तो ये चीजें जरा ध्यान रखो, बहुत सही चीजें बता रहा हूं। ठीक है, चलो अगेन वही बात, अगेन वही बात। अगर प्रूफ रेजिलियंस तुमसे ही बोल दे, अगेन वही बात, लेकिन इसमें सिर्फ बात जो लोडिंग की आएगी वो स्टैटिक लोडिंग की आएगी। पूछ ले तो इसको तुम याद रख सकते हो, बाकी पूछेगा नहीं। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात करोगे जब तुम, तो है ना, अगेन जो तुमने रेजिलियंस पढ़ा अभी, उसमें पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, ग्राफ वही बनेगा। अगेन याद रखना, मॉडुलस के आने से सिर्फ यूनिट डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब रेजोनेंस के लिए कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, तो वो मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूं 1 मिनट के अंदर। चलो करें, यहां तक किसी को डाउट हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट में डाल देना, जो करना है कर देना, है ना। बट मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इतनी ईजी वे में सारी चीजों को, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट मैं छोड़ूंगा, है ना। बट स्टिल कुछ हो जाए डाउट वाउट तो मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए तो आगे की बात करते हैं। कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। देखो, जब जब रेजिलियंस की बात आएगी, जब जब टफनेस की बात आएगी, आप या एक लिख के रख लो मेरे दोस्तों, कि जब जब इनकी बात आएगी तब तब आपको स्ट्रेन एनर्जी की बात
करनी पड़ेगी। तो इनका सबसे पहला ये कहना है कि भैया जितना काम करो उतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कोई लॉस नहीं आएगा उसमें, कोई लॉस नहीं होगा। क्या बोला, जितना एक्शन वर्क किया वो स्टोर हो जानी चाहिए बॉडी के अंदर, किस फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में, कोई लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। जितना वर्क डन किया, जितना काम किया उतना ही स्टोर हो जाएगा, बट किस फॉर्म में, एक्सटर्नल एनर्जी के फॉर्म में। इज इट क्लियर? इस चीज को जरा ध्यान रखें। ये पहला एजम्पशन हो गया। दूसरा एजम्पशन क्या बोल रहे हैं? दूसरा एजम्पशन क्या बोल रहे हैं? इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट एंड यील्ड लिमिट आर कंसिडर्ड टू बी सेम। दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैं रेजिलियंस की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली में ना 3 पॉइंट होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। देखना कौन कौन से। एक है ना प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, फिर ये दूसरा आता है, अब पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, और फिर ये तीसरा आता है। थोड़ा सा मैंने ज्यादा बना दिया आपको दिखाने के लिए, ए बी सी। तो इन्होंने बोला है 1 2 3, यहाँ पे एक यील्ड लिमिट भी होता है ना, तो ये चलो मैं इसको एक मान लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना, इनको सभी को एक कंसिडर करो, और ऐसे ये जो जनरली आपने बुक में यही देखे होंगे, बुक में तो आपने यही देखा होगा, आपको तो पता ही नहीं होगा कि होता क्या अलग अलग, ठीक है। तो ये पॉइंट अलग अलग होते हैं। एक पॉइंट प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट होता है जो ये बोलता है कि जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। सेकंड होता है जहां तक इलास्टिक लिमिट है। फिर आता है अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। चलो, तो उन्होंने बोला है इन तीनों को आपको क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। और अगर ये तीनों पॉइंट सेम है, इसलिए मेरा कर्व कैसा है, देखो लीनियर है। यहाँ पे इस पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट के पॉइंट तक क्या है, लीनियर। लीनियर मतलब, लीनियर का मतलब क्या होता है, जरा ये बताएं मुझे। मतलब सेम रेट। देखो मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, सेम रेट का मतलब ये नहीं होता है कि एक सेम वैल्यू, सेम रेट और सेम वैल्यू अंतर है ना, तो इस चीज को जरा ध्यान रखें। चलो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एट लिखना था यहाँ पे, एट इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड अ यील्ड स्ट्रेस। मतलब यहीं पे, क्योंकि ये पॉइंट हो गए, यहाँ पे जो मुझे स्ट्रेस मिलेगा, ये इस पॉइंट पे क्या मिलता है, स्ट्रेस मिलता है, यहाँ पे स्ट्रेन मिलता है, ऐसे होता है ना। तो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस मिलेगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, यील्ड स्ट्रेस। क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाइयों और बहनों, यील्ड स्ट्रेस बोलूंगा, ठीक है। चलो, तो ये कुछ असम्पशंस थे डिस्कस करने थे। अब जरा क्रीप, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उससे 1 2 बार क्वेश्चन बने हैं, तो जरा उसको डिटेल में डिस्कशन करना भी बनती है। क्रीप क्या था? क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कांस्टेंट लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वही था, it is the plastic deformation which occur on the deformable body over the period of time due to dead load. Dead load मतलब इन स्टैटिकली अप्लाइड लोड, ठीक है। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं क्रीप को भैया, देखो जरा। पहला तो हो गया टेम्परेचर। क्या लगता है टेम्परेचर के बढ़ने से, क्या लगता है टेम्परेचर के बढ़ने से क्रीप बढ़ेगा कि घटेगा? एनीवन? क्या लगता है आपको कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्रीप बढ़ेगा कि घटेगा? जवाब देवें। चलो देखते हैं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, इंक्रीज होगा बोल रहे हैं, देखते हैं रीजन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो, देखो दोनों होगा, दोनों होगा, दोनों होगा। देखो कैसे, कैसे, लेट्स सी, है ना। चलिए, अगर डेप्थ में बात करूंगा तो दोनों होगा। देखिए कैसे, हालांकि होगा इंक्रीज ही, अगर एग्जाम में आ जाए तो इंक्रीज लिखना, बट अगर और अच्छे एग्जाम की तरफ जाओगे तो इंक्रीज देन डिक्रीज, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। चलो समझो, बताता हूँ। एक होमोजेनस
होमोलोजियस टेम्परेचर होता है, क्या लिख रहे हैं, प्लास्टिसिटी टेम्परेचर में बढ़ती है, प्लास्टिसिटी टेम्परेचर में बढ़ती है, ठीक है, अंकुर सही बोल रहे हैं, देखते हैं, देखो देखो जरा, एक टेम्परेचर होता है होमोलोजियस टेम्परेचर, ये क्या करता है, क्रीप को टॉलरेट करना बता देता है, इट इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर क्रीप टू बी टॉलरेट और इनटॉलरेट, मतलब ये वो टेम्परेचर है जहां पे क्रीप एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है, ठीक है, ये थोड़ी सी आईएएस की मैंने बात करी थी आपसे, आईएएस में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, तो इसको अभी आप, है ना, अगर देखो एक काम करो, तुम इसको छोड़ो यार, इसके लिए मुझे बहुत डिटेल में पढ़ानी पड़ेगी, मैं तुम्हें डायरेक्ट इससे बताता हूँ, देखो यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ पे अंकुर भाई ने वैसे सही बोला था, बट मैं यहाँ देखा, देखो क्रीप, वो छोड़ो, नोट्स छोड़ो, है ना, क्रीप क्या बोलता है, इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब प्लास्टिसिटी, जैसे कि अभी भाई ने एक ने बोला, जैसे जैसे क्रीप बढ़ेगा इंक्रीज होगा, प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगी, और प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब क्रीप इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, ये है पूरी कहानी, एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंक्रीज कम होता है, मतलब उस रेट से नहीं बढ़ता है जिस रेट से बाद में बढ़ता है, बट लेटर ऑन रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है, तो तुम इतनी कहानी याद मत रखो, छोड़ दो इस कहानी को तुम लोग, नहीं तो बाद में कंफ्यूज जाओगे, तुम बस इतना याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ने से क्रीप भी इंक्रीज होता, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, हाँ देखो, तो यही चीज मैंने आपसे लिखो ही, देखो आगे सेकंड पॉइंट क्या लिखा, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो क्रीप बढ़ रहा है, बट क्रीप रेट देखो समय के साथ, आप मेरी बात समझे, मैं बोल रहा हूं क्रीप तो बढ़ता ही जाएगा विद रिस्पेक्ट टू समय, बट जिस रेट से बढ़ना चाहिए था उस रेट से नहीं बढ़ेगा, समझ में बात, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्रीप विल इंक्रीज, बट क्रीप रेट जिस रेट से बढ़ना चाहिए था दैट रेट विल डिक्रीज, ठीक है, हाँ, और ऑब्वियस बात, अगर लोड की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रीप की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो याद रखना प्लीज, पहला पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज क्रीप इंक्रीज, टाइम इंक्रीज क्रीप तो ऑब्वियस सी बात इंक्रीज, बट क्रीप रेट विल डिक्रीज, थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ लोड इंक्रीज क्रीप ऑल्सो इंक्रीज, क्लियर है कहानी, ये कहानी को भी जरा हम याद रखेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यही सब कहानी इसमें लिखी हुई है, और ये मैंने तुमसे सारी कहानी डिस्कस कर ली, ठीक है, चलो अब आते हैं फटीग, एक एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, फटीग क्या होता है जरा देखते हैं, फटीग क्या होता है, लेट्स सी, फटीग एंड इंड्योरेंस लिमिट, देखो फटीग और क्रीप दोनों पड़ोसी हैं, क्रीप एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ड्यू टू कांस्टेंट लोडिंग, कांस्टेंट लोडिंग मतलब लगा दिया छोड़ दिया, लेकिन फटीग इज द डिफॉर्मेशन, इज आल्सो अ डिफॉर्मेशन बट ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, मतलब लाइक दिस, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बार बार लोड लग रहा है,
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दिस इज अ साइक्लिक लोडिंग लिखा हुआ है। फटीग इज अ फेलियर ड्यू टू डायनेमिक लोडिंग या साइक्लिक लोडिंग, कुछ बोल सकते हो, है ना? यहाँ पे लगा होना चाहिए। और रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस, तो देखो बार बार लग रहा है, बार बार स्ट्रेसेस लगा रहे हो, हटा रहे हो, लगा रहे हो, तो दिस इज व्हाट, फटीग। ठीक है, तो ये भी एक फेलियर है, ये डिफॉर्मेशन है, बट कांस्टेंट लोडिंग डेड लोड की वजह से नहीं है, साइक्लिक या डायनेमिक लोडिंग की वजह से है। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान रखें। मटेरियल फटीग इज अ फिनोमेना वेयर स्ट्रक्चर फेल व्हेन सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डैमेज अकर व्हेन द एक्सपीरियंस स्ट्रेस रेंज फार बिलो द स्टैटिक मटेरियल स्ट्रेंथ। ये क्या है, लेट्स सी, देखते हैं, इस चीज को देखते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि फटीग से ही फटीक से ही निकले हैं ये अंकल। क्या है ये अंकल, लेट्स सी, देखो ध्यान से, एक ओवरऑल व्यू देता हूं मैं। आई डाउट कि इंडोरेंस लिमिट बहुत कम लोगों को यहाँ पता होगा। देखना जरा ध्यान से देखना। देखो इंडोरेंस का मतलब तो हमें पता है। इंडोरेंस का मतलब क्या होता है, हमारी क्षमता, यही होता है ना। इंडोरेंस का मतलब क्या होता है, हमारी क्षमता। अब यार इंडोरेंस की बात कर रहा हूं, तो मैं तुमसे बोलूं कि तुम कितने पुशअप्स लगा सकते हो, तुम बोलोगे सर 15 लगा दूंगा। मैं क्या लगाओ, तुमने 15 पुशअप लगा दिए, मैं बोलूंगा अब सर 15 फिर लगा दूंगा, लगाओ, फिर अब 10 लगा दो, 15 15 10, ये तुम्हारा इंडोरेंस है, क्षमता है। अब मैं तुमसे बोलूंगा 25 लगा दो, तो तुम्हें मैंने ऊपर खोल दिया इंडोरेंस लिमिट के, तो फेलियर होने के चांसेस मैक्सिमम हो गए। और मैं तुम्हें बोलूं 10 लगाओ, तो लगा दोगे आराम से, फेलियर होने के चांसेस मिनिमम हो गए। यस और नो? तो साइक्लिक लोडिंग में भी फेलियर होने के चांसेस तब हैं जब आप इंडोरेंस लिमिट से ऊपर चले जाओ। यस और नो? तो जब मैं डिजाइन करता हूं तो मुझे अंडर द इंडोरेंस लिमिट रहना पड़ेगा। किसके अंदर रहना पड़ेगा, इंडोरेंस लिमिट के अंडर रहना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है ना। और इसी इंडोरेंस लिमिट को मैं फटीग लिमिट भी बोल देता हूं। द स्ट्रेंथ फॉर विच द मटेरियल नीड टू बी डिजाइन, किसके लिए डिजाइन होगा, इसी के लिए डिजाइन होगा। क्योंकि इंडोरेंस लिमिट, मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारा स्टेमिना कितना है, इंडोरेंस कितना है, तुमने बोला 25 का, तो मैंने बोला 20 लगा, तो तुम इंडोरेंस लिमिट के अंदर हो ना दोस्तों, तो तुम सेफ हो। तुम्हें डिजाइन तुम्हें 20 के लिए करूँ कि 30 के लिए करूँ, मुझे इंडोरेंस लिमिट के अंदर ही डिजाइन करना पड़ेगा ना। मैं, तुमने मुझे कार दी कि यार भाई, ये मैंने मांगी भाई मुझे कार दे दे यार, तेरी कहीं जाना है, तुमने बोला हाँ भाई ले जा, लेकिन 60 के ऊपर मत जाना। तो मेरे लिए डिजाइन क्या हो गई, स्पीड या ट्रेवलिंग स्पीड क्या हो गई, 60 से कम। यस और नो, 60 से कम कितनी भी चलाऊं मैं। तो दिस इज द रीजन जहां पे हम डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। चलो, है ना, फटीग लिमिट और द स्ट्रेस लेवल बिलो विच द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल कैन बी अप्लाइड टू मटेरियल विदाउट कॉजिंग फटीग। मतलब इनफाइनाइट नंबर टाइम तुम स्ट्रेसेस अप्लाई करो, लेकिन इंडोरेंस लिमिट से ज्यादा मत करना, फेल होने के चांसेस मिनिमम। कब, अगर मैं इस लिमिट के अंदर हूं तो। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना ये ही है डिजाइन लिमिट। पूछ लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, जरा इन चीजों को से बच के रहना, ध्यान से करना, बड़ा ही ज्यादा खतरनाक लोग। ये रहा, है ना, ये रहे तुम्हारे मैक्सिमम स्ट्रेसेस। तो देखो फेलियर होने के, जैसे जैसे तुम एंडोरेंस लिमिट के पास जा रहे हो, फेलियर होने के चांसेस ये क्या है, मैक्सिमम नॉमिनल मैक्सिमम स्ट्रेसेस, ये है साइकिल्स ऑफ फेलियर्स। तो एंडोरेंस लिमिट के पास कितने हो गए हो, बिल्कुल जीरो के पास आ गए। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम कोई भी मटेरियल से कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, तो मेरा डिजाइन जो होगा वो लेस देन और बिलो दी इंडोरेंस लिमिट होना चाहिए, इंडोरेंस लिमिट या फटीग लिमिट। ठीक है, तो याद रखना कितने भी साइक्लिक लोडिंग आप लगाइए, लेकिन अगर इंडोरेंस लिमिट से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल नहीं होंगे, आपका मटेरियल फेल नहीं होगा। अगर इंडोरेंस लिमिट के अंदर आप अपने स्ट्रेसेस बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो। चलो क्या लिखा है, फॉर अ मटेरियल एंडोरेंस लिमिट इज लेस देन द यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ऐसा मटेरियल जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ, अच्छा यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है याद है,
यही ये यील्ड है, अपर यील्ड ये अल्टीमेट है, और इस समय इसको सह जाना ही स्ट्रेंथ है। जो लगाने की वजह से आ रहा है, लोड लगाने की वजह से आ रहे हैं जो स्ट्रेसेस, वो स्ट्रेस है, और उसको सहने की क्षमता है, इज अ स्ट्रेंथ। यस और नो? यस। तो एंड्योरेंस लिमिट के अंदर ही क्या होनी चाहिए? यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, है ना, वो जो ऊपर बाहर जो बाहर बनता है ना कर्व, ये वाला, यही तो देता है अल्टीमेट वैल्यू। यस और नो? ठीक। अब और जो तुम बार बार रिवर्सबल जो स्ट्रेस, देखो मैं बता रहा हूं ना, इतने शॉर्ट नोटिस में एक ही जगह सारी चीजें आपको पढ़ने नहीं मिलेंगी। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट बता दिया, फटिक सब बता दिया मैंने, ढूंढते रहना बुक में, एक में एक मिलेगी तो दूसरी में दूसरी चीजें मिलेगी। इसलिए यहीं पे मैं एक हफ्ते में आपका पूरा सोम खत्म कर दूंगा, एक हफ्ते 7 क्लासेस सोम प्लस मैकेनिक्स। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से आए, डेली 6 बजे जुड़े, है ना, और बढ़िया तरीके से पढ़ लो यार। ठीक है, चलो ठीक है। तो हाँ, ये बता रहा था जो रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस है, ये टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन मतलब लगाया निकाला, लगाया निकाला, लगाया निकाला, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया। गया अब बचा यूटीएम, यूटीएम बचा है, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बचा है, बस खत्म हो गई कहानी। ये कप एंड कॉन्फिगर सेपरेशन, ये रहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो कल मुझे लगता है हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ये कल हम खत्म कर देंगे, स्ट्रेन टेंसर ये सब हम कल, ये पॉइजन रेशियो भी कल, ये कल मेरा खत्म हो जाएगा इलास्टिक कांस्टेंट का। ये देखिए पीडीएफ, बढ़िया पीडीएफ बनाई है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये कल हम इसको समाप्ति की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब हमारा क्या क्या हो गया जरा देख लेते। ये सब हम कल खत्म कर देंगे। देखो क्या क्या पढ़ लिया। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा मैकेनिक्स होती क्या है। मैकेनिक्स के अंदर के 2-3 टॉपिक बचे हैं, करा दूंगा है। मैकेनिक्स पढ़ लिया, मैकेनिक्स क्या होता है ये पढ़ा है, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडीज भी पढ़ लिया। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। स्ट्रेस पढ़ लिया डिटेल में, स्ट्रेन पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? स्ट्रेस स्ट्रेन, और क्या पढ़ा भाई? स्ट्रेन स्ट्रेस में मैंने 2 बताए हैं, एक है नॉर्मल, इसको लॉन्गिट्यूडनली बोल दिया, और ये था शेयर। ठीक है, स्ट्रेन भी हमने देखा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल। ठीक है सर, ये भी पढ़ा। साथ ही साथ हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पढ़ा और शेयर स्ट्रेन भी पढ़ा, शेयर स्ट्रेन आज भी पढ़ा है। ठीक है, साथ ही साथ हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? हुक्स लॉ। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि एजम्पशंस भी पढ़ लिए हमने सोम के डिटेल में, एजम्पशंस भी पढ़ लिए। और क्या पढ़ा भाई? मैं बताते जा रहा हूँ टॉपिक क्या क्या पढ़ लिया। एजम्पशन भी पढ़े थे, हुक्स लॉ, मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल प्रॉपर्टी में डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, क्रीप, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो इतना हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, और कोई टॉपिक रह गया जो हमने पढ़ा? ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेन वॉल सब कुछ ये सब हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। यस और नो? ठीक है, तो ये कहानी आपकी भी कंठस्थ हो जानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इसको ढंग से करिए। ठीक है, खत्म करें आज की क्लास फिर? चलिए, तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम समय पे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।